हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं ईडीएम फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब जो कि सितंबर एग्जाम में हुए थे। ये है पार्ट 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 26 से अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब ही दैट इज़ वार्म थिंग्स ऑल आर सो। इसका क्या मतलब है? कोई एक पर्सन आरामदायक ज़िंदगी जी रहा है तो वो दूसरों की परेशानियों को नहीं समझ पाता। तो वन हु इज़ healthy cannot understand another's laziness. One who is wealthy cannot understand another's greed. One who is busy cannot understand another's silence. One who is comfortable cannot understand the another hardship. तो यही है, एक जो कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा है दूसरों की हार्डशिप को नहीं समझ पाता। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, select the most appropriate meaning of the given proverb. A fool and his money are soon parted. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक केयरलेस या फुलिश पर्सन की जो मनी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। वो बेफिजूल की चीज़ों में अपनी मनी खर्च कर देता है ना। वन कैन ब्रेक द रूल्स ऑफ फेयर प्ले अंडर extenuating circumstances. A foolish person spends money too quickly on unimportant things. A stupid person can never borrow any money from his family. Things that looks good from the outside may not be too valuable. तो इसका क्या मतलब है? A foolish person spends money too quickly on unimportant things. Option number 2 is the correct answer. Question number 28. Select the idiom that conveys the same meaning as the underlined segment in the given sentence. Despite the tough economic conditions, the small business managed to survive and thrive. क्या है survive and thrive का मतलब? Cut to the chase, break the ice, weather the storm, cost an arm and a leg. इनके मीनिंग देख लेते हैं पहले। कट टू द चेस का क्या मतलब होता है? कट टू द चेस मतलब, इसका मतलब होता है स्किप द स्मॉल टास्क एंड गेट स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट। आलतू फालतू की बातें छोड़ के सीधा मेन मुद्दे पे आ जाओ। टू स्किप द स्मॉल टास्क, टास्क बोल लो, टॉक बोल लो, तो मैं यहाँ टॉक लिख देती हूँ। टॉक एंड गेट स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का क्या मतलब है? मेक पीपल मोर कंफर्टेबल, मेक पीपल मोर कंफर्टेबल। वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म का क्या मतलब है? फेस और ओवरकम डिफ़िकल्टीज और हार्ड टाइम्स। वही सर्वाइव एंड थ्राइव हो गया ना। टू फेस और ओवरकम डिफ़िकल्टीज और हार्ड टाइम्स। एंड कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का क्या मतलब है? समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेदर द स्टॉर्म। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Pick up your marbles and leave. To accept defeat gracefully. Pick up pieces and move on. To walk away from a group to avoid escalating tension. To abandon a group because one feels slighted. To withdraw from a situation in frustrated or disagreement. तो इसका क्या मतलब होता है? To withdraw, pick up your marbles and leave इसका मतलब होता है to withdraw from a situation in frustration and disagreement. Option number 4 is the correct answer. Question number 30. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To steal someone's thunder. To take credit for someone else's idea. To be very angry. To be very quiet. To be very lazy. देखो, इनमें से एक तो हमारा इसका टू स्टील समवन थंडर हो गया,
औरों के लिए अगर कोई ईडियम है मैं आपको वो भी बता दूंगी। टू स्टील समवंस थंडर एक तरह से दूसरों की चीज़ ले लेना, तो टू टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स आइडिया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और टू बी वेरी एंग्री के लिए कोई ईडियम होता है हमारा? यस होता है, मैं आपको वो बता देती हूँ क्या होता है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। और टू बी वेरी क्वाइट, टू होल्ड वन टंग, टू होल्ड वंस टंग। और टू बी वेरी लेज़ी के लिए जो हमारा ईडियम होता है वो है टू बी अ काउच पोटैटो, टू बी अ काउच पोटैटो। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। द फाइनल स्ट्रॉ, an easy task to complete the last in the series of problems that makes a situation unbearable, the last chance to get success, a small victory which paves the way। देखो द फाइनल स्ट्रो मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट, तो ये है द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन अनबियरेबल। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो टू बी वेरी एंग्री, अभी तो मैंने बताया टू बी वेरी एंग्री एंड टू बी वेरी लेजी, इसके दोनों ईडियम ये रहे। टू बी वेरी एंग्री, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू बी वेरी लेजी, टू बी अ काउच पोटैटो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू बी वेरी लेजी, टू बी अ काउच पोटैटो। टू फॉरगेट अबाउट पास्ट क्वेरल्स, टू कीप समथिंग सीक्रेट। तो टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स क्या होता है? टू फॉरगेट अबाउट पास्ट क्वेरल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? देखो अभी हमने एक वेदर वाला भी करा था, वो भी साथ साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था वो? वेदर द स्टॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? सर्वाइव एंड थ्राइव। और अब आ गया हमारे पास अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या मतलब होता है? फीलिंग स्लाइटली इल और अनवेल। मैं यहाँ लिख देती हूँ फीलिंग, यहाँ पे लिखा तो होगा बीइंग डीपली कंफ्यूज्ड, फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग स्लाइटली इल। तो हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। स्लाइटली इल और अनवेल भी लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या मतलब है? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू गिव अप होप इन डिफिकल्ट सिचुएशन, टू प्लान समथिंग केयरफुली, टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका क्या, इसका मतलब है कि एक सीक्रेट गलती से अनइंटेंशनली बाहर आ जाना, तो टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। क्वेश्चन नंबर 35, देखो 35 करने से पहले टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए भी हाँ एक ईडियम होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। टू पास द बक, टू गिव अप होप इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसके लिए होता है टू गिव अप होप के लिए एक ईडियम यूज़ होता है टू थ्रो इन द टॉवल, टू थ्रो इन द टॉवल। टू प्लान समथिंग केयरफुली इसके लिए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35, अब हम आ जाते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. After the sudden departure of the manager, the team found themselves in a confused or badly difficult situation. तो confused and badly difficult situation के लिए हमें को एक idiom चाहिए। At 6 and 7, back to the drawing board, at a stretch, a stumbling block। एट 6 एंड 7 का क्या मतलब होता है? इन अ कन्फ्यूज और बैडली डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। सेकंड का मतलब देखते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका क्या मतलब होता है? बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, टू स्टार्ट अगेन आफ्टर फेलियर, टू स्टार्ट
again after failure, at a stretch, continuously without a break. Without a break. और ये पीडीएफ आपको लेक्चर अपलोड होने के बाद मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ? @maths PS1 टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगी मैं, दोनों लेक्चर की, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी, दोनों की कंबाइंड वीडियो है, वो सॉरी पीडीएफ है, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। एट स्टम्बलिंग ब्लॉक, इसका क्या मतलब होता है? एन ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम, एन ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम। आंसर क्या हो गया? इन अ कंफ्यूज और बैडली डिफिकल्ट सिचुएशन इज एट 6 and 7. Question number 36. Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. As soon as the doors open, she headed straight for the front row. इसका क्या है? She headed straight का क्या मतलब है? Headed straight for. Took a shine to, made a beeline for, went to bed for, fit the bill for. तो क्या है? टुक अ शाइन फॉर, टू का क्या मतलब होता है? स्टार्ट लाइकिंग समवन और समथिंग। यहाँ लिख देती हूँ, स्टार्टेड लाइकिंग समवन और समथिंग। मेक अ बी लाइन फॉर, इसका क्या मतलब होता है? वेंट स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग, वेंट स्ट्रेट टूवर्ड समथिंग। went to bat for, supported or defended something. Fit the bill for, was suitable or appropriate for something, was suitable or appropriate for something. तो हमारा आंसर क्या हो गया? went straight towards something is made a beeline for. Option number 2 is the correct answer. Question number 37. Select the most appropriate meaning of the given proverb. When in Rome, do as Romans do. जब हम रोम में हैं, मतलब किसी और कंट्री में हैं, तो जैसे रोमन्स करते हैं, कंट्री के वैसे लोग करते हैं, वैसा ही करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? अडेप्ट द कस्टम ऑफ द प्लेस यू आर इन. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. आप जहाँ पे हो वहीं का ही कस्टम अपनाओ तो अच्छा रहेगा। कीप लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस एवरीवेयर, ये नहीं है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. बरी द हैचेट. बरी द हैचेट का क्या मतलब है? स्टॉप फाइटिंग, मेक पीस, इसका मतलब तो टू रिवील अ सीक्रेट, टू प्लांट अ ट्री, टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट, टू फॉरगेट समथिंग। तो इसका मतलब हो गया टू एंड अ कॉन्फ्लिक्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. स्टॉप फाइटिंग हो गया ना, स्टॉप फाइटिंग, और मेक पीस, टू मेक पीस. टू रिवील अ सीक्रेट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. अभी ऊपर मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली. टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली के लिए हमारा एक ईडियम यूज़ होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. टू प्लांट अ ट्री, इसका कोई ईडियम नहीं है. टू फॉरगेट समथिंग, नहीं, इसका भी नहीं है, तो इसका इनके लिए कोई ईडियम ऐसा यूज़ नहीं होता इम्पोर्टेंटली. क्वेश्चन नंबर 39. सिलेक्ट द ऑप्शन
which are nearly the same meaning as the underlined phrase in the given sentence. The lawyer's defense rested heavily on precedent and choosing to appeal to or cite as authority a landmark Supreme Court ruling. By doing so, she strengthened her case and aligned it with established legal interpretations. ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक ईडियम फ्रेजेस वाले में ऐड हो गया उसकी पीपीटी में। ये क्वेश्चन नॉर्मल ग्रामर का है कि आपको अपील टू और साइट एज अथॉरिटी के लिए आपको एक वर्ड चूज करना है। तो पहले इन वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं जब ऐड हो गया है तो देखो, प्रोपिटिएट का क्या मतलब होता है? टू प्लीज और अपीज समवन। टू प्लीज और अपीज समवन। एल्योर का क्या मतलब होता है? टू अट्रैक्ट और चार्म। टू अट्रैक्ट और चार्म। ट्रैंक्विलाइज का क्या मतलब होता है? टू मेक काम एंड स्लीपी। टू मेक काम और स्लीपी। और इन्वॉक का क्या मतलब होता है? इन्वॉक का मतलब होता है अपील टू और साइट एज अथॉरिटी। मैं लिख देती हूँ अपील टू और साइट एज अथॉरिटी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब है? टू डाई, टू सेलिब्रेट एन इवेंट, टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, टू सेव मनी। किक अ बकेट का मतलब होता है टू डाई। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। यू कांट अनस्क्रम्बल एग्स। इसका क्या मतलब है कि आप एग्स को अनस्क्रम्बल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है अगर आपने एक एक्शन कर दिया तो आप उसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते हो। सोचो, अगर आपने आटा डो बना दिया, फ्लोर का डो बना दिया, तो क्या आप उसको वापस अपने आटे वाले फॉर्म में ला सकते हो? नहीं ना। तो इसका मतलब यही है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको लर्न कर सकते हो। यू कांट अनस्क्रम्बल एग्स। तो वन समथिंग इज डन, इट कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स्ड। दोज हु टॉक टू मच मे मिस द अपॉर्चुनिटी। One good event does not mean that everything is right. Difficult task seems easier when done voluntarily. नहीं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Once something is done, it cannot undone or reversed. Question number 42. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Fly off the handle. अभी ऊपर मैंने बताया था fly off the handle के लिए to fly off the handle idiom किसके लिए यूज हुआ है, किस मीनिंग? Fly off the handle to angry very quickly. ये रहा देखो, to handle something carefully, to fly an aeroplane, to get angry quickly, to ignore somebody. तो अगर आप आपको मतलब नहीं पता और ऑप्शंस पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका किसी चीज़ को हैंडल करना है। फ्लाई ऑफ द हैंडल टू एंगर, टू गेट एंग्री क्विकली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि और जो ऑप्शंस है वो रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 43, ईडियम का मतलब है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का क्या मतलब है? टू एक्सेप्ट, टू स्पीक, टू चैलेंज और टू राइट। मैं कैसे बताऊँ? थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और टू गिव और इशू चैलेंज टू समवन। टू गिव और इशू चैलेंज टू समवन। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? टू चैलेंज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सम पीपल और थिंग्स आर इनकम्पैटिबल बाय नेचर। अ बैड पेरेंट ब्रिंग्स अप बैड चिल्ड्रन। इट इज़ नेवर टू लेट टू करेक्ट वंस मिस्टेक।
इट इज़ बेड टू कंपेयर पीपल टू वन अनदर। देखो क्या है, ऑयल और वाटर कभी मिक्स होते हैं? नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है कि पीपल और थिंग्स, कोई कोई पीपल और सम पीपल एंड थिंग्स एक दूसरे से कंपैटिबल कभी नहीं हो सकते हैं नेचर में। तो सम पीपल और थिंग्स आर इनकम्पैटिबल बाय नेचर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, select the most appropriate meaning of the given idiom. once in a blue moon, once in a blue moon का क्या मतलब है? बहुत रेयर होता हो जो चीज़। हैपनिंग इनफ्रिक्वेंटली, हैपनिंग ड्यूरिंग द फुल मून, हैपनिंग फ्रिक्वेंटली, हैपनिंग बाई मंथली। देखो हैपनिंग फ्रिक्वेंटली का क्या मतलब होता है? ज़्यादातर होते रहना। बाई मंथली, एक महीने में 2 बार होना। हैपनिंग ड्यूरिंग द फुल मून, तो ये हो गया एक महीने में एक बार। एक फुल मून होता है और एक नो मून होता है ना। तो और हैपनिंग इनफ्रिक्वेंटली, बहुत रेयर होना। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वंस इन अ ब्लू मून इज हैपनिंग रेयरली। क्वेश्चन नंबर 46, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कट टू द चेस, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कट टू द चेस का क्या मतलब है। स्लोइंग डाउन, स्पीकिंग टू मच, अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, गेटिंग टू द पॉइंट। तो कट टू द चेस का क्या मतलब है? बेकार की बातें छोड़ के सीधा मुद्दे पे आ जाओ, मेन पॉइंट पे आ जाओ। तो गेटिंग टू द पॉइंट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, select the most appropriate meaning of the given idiom. At one's wit's end, so having too many options, being calm and relaxed, at a loss to know how to proceed, being completely overjoyed। तो at one's wit's end का क्या मतलब है, ये देख लेते हैं इन ऑप्शंस में से। इसका मतलब होता है आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, वरिड हो कि आगे क्या करना है। तो एट अ लॉस टू नो हाउ टू प्रोसीड, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको वैसे इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ। टू बी सो वरिड, फ्रस्ट्रेटेड, और कंफ्यूज्ड that you don't know what to do next। क्वेश्चन नंबर 48, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो में टोटल 49 ही क्वेश्चन ऐड किए हैं क्योंकि और सारे जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे थे। सिलेक्ट द ऑप्शन which are nearly the same meaning as the underlined phrase in the given sentence. The police officer reminded the crowd that he could only act within the limits or territory within which authority may be exercised. Beyond that, another agency had to be called in to handle the situation। तो हमारे को ये एक फ्रेज है, विद इन द लिमिट्स और टेरिटरी विद इन विच अथॉरिटी में भी एक्सरसाइज। इसके लिए एक मीनिंग देखना है, जुरिस्डिक्शन, सॉवर्निटी, एपिटा या टॉम्बस्टोन। तो मीनिंग देख लेते हैं। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? within the limits or territory within which the authority may be exercised। Area or range where someone has legal power to control। Area or range, area or range where someone, यहाँ पे जो someone है ना वो हम या तो पुलिस के लिए यूज़ करेंगे, पुलिस ऑफिसर और कोर्ट के लिए। तो मैं लिख देती हूँ पुलिस ऑफिसर, पुलिस और कोर्ट। ठीक है। एरिया और रेंज वेयर समवन हैज़ लीगल पावर टू कंट्रोल। सॉवर्निटी का क्या मतलब है? वेयर सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ अ नेशन। सुप्रीम पावर और अथॉरिटी ऑफ अ नेशन। एपिटा, एपिटा का क्या मतलब है? वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन।
इन मेमोरी ऑफ समवन हु डाइड। पेन चेंज करके लिख देती हूँ, वर्ड्स रिटन on a tombstone in memory of someone who died। और tombstone का क्या मतलब है? The stone placed at the grave। The stone placed at a grave। तो हमारा आंसर क्या हो गया? Jurisdiction। ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer। Within the limits or territory within which authority may be exercised is jurisdiction। Question number 49. Select the most appropriate meaning of the given idiom by the skin of your teeth। इसका क्या मतलब है? By the skin of your teeth is to barely succeed or to escape from danger or failure within a very narrow margin। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ टू बेयरली। तो बेयरली के यहाँ पे बेयरली का मतलब है ना के बराबर। तो ये बेयरली एक नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। टू बेयरली सक्सीड और टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, और फेलियर with a very narrow margin। हमारा आंसर क्या है? टू रन स्विफ्टली नहीं, टू एस्केप नैरोली, वॉक क्विकली, स्पीक कॉन्फिडेंटली। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये पार्ट 2 भी समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।